गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका चौधरी एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य आर्मी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यू, उत्तक। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कि जो इस विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एंजियोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी। तो अपना क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, और इसका राइट आंसर होगा हिस्टोलॉजी। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेल्स का। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एंजियोलॉजी में रक्तवाहिनियों, रक्तवाहिनियों के साथ रक्त परिसंचन तंत्र का, तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र का, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। ये हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है उस प्रतिरक्षा का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? कि जो प्लांट में टिश्यूज पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसे उत्तक, जंतु, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो जंतु उत्तक, और पादपों में पादप उत्तक। उत्तक होता क्या है? कि समान प्रकार की सेल्स मिलकर एक समान विशिष्ट कार्य करती है, उन सभी सेल्स का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। समान प्रकार की सेल्स, कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती है, एक समान विशिष्ट कार्य करती है, वह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। सेल्स हो गई, सेल्स मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, या टिश्यू, टिश्यू मिलकर सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सारे सिस्टम मिलके होल बॉडी का निर्माण करते हैं। शरीर की संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अपना क्वेश्चन है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लांट टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप उत्तकों में विभज्योतक उत्तक के प्रकार है। जो पादप टिश्यू होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं उनमें से जो विभज्योतक उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। विभज्योतक उत्तक
और सरल उत्तक। इसमें हमसे पूछा है कि जो विभज्योतक उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शीर्षक उत्तक, दूसरा है पार्श्व उत्तक, तीसरा है अंतर्वेशी उत्तक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये जो विभज्योतक उत्तक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षक उत्तक, पार्श्व उत्तक और अंतर्वेशीय उत्तक। इसमें जो प्लांट में जो जड़ और तने की जो शीर्ष की ऊंचाई या अग्र हिस्से की जो गति होती है या वृद्धि होती है वो शीर्ष उत्तक पर निर्भर करती है। पार्श्व उत्तक मतलब जो शरीर के तने की चौड़ाई होती है, या जैसे ये तने की जो चौड़ाई होती है वो पार्श्व उत्तक पर निर्भर करती है। अंतर्वेशीय उत्तक जो प्लांट के अंदर के टिश्यू होते हैं वो अंतर्वेशीय उत्तक, और ये तीन प्रकार के होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो जलीय पादप है उनमें तैरने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। कि जो जल में पादप पाए जाते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उसके लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। इसका पहला ऑप्शन है जटिल उत्तक, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है जाइलम, लास्ट ऑप्शन है फ्लोएम। तो जो जलीय पादप को तैरने के लिए पेरेनकाइमा उत्तक है वो उत्तरदायी होता है। सरल उत्तक, पेरेनकाइमा सरल उत्तक का पार्ट होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, लास्ट ऑप्शन है स्केलेरेनकाइमा। और जो पादप को तैरने के लिए उत्तरदायी उत्तक होता है वो पेरेनकाइमा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है पादप उत्तक में सरल स्थायी उत्तक बने होते हैं। कि जो पादप उत्तक है उनके जो दो पार्ट होते हैं विभज्योतक उत्तक और सरल उत्तक स्थायी उत्तक, उनमें जो ये सरल स्थायी उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है एक समान प्रकार की सेल से, एक से अधिक प्रकार की सेल से, या असमान सेल से, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं वो एक समान प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों के किस भाग में हरित लवक पाया जाता है। कि पादप के किस भाग में हरित लवक पाया जाता है। पादप में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है जिसके द्वारा पादप भोजन बनाता है, और हरित लवक में मैग्नीशियम तत्व होता है। तो ये किस भाग में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ों में, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, लास्ट ऑप्शन है जाइलम। तो जो ये हरित लवक है ये कोलेनकाइमा में पाया जाता है। पेरेनकाइमा जलीय पादपों को तैरने के लिए उत्तरदायी उत्तक होता है। और जाइलम, जाइलम पत्तियों द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है। चालन उत्तक के रूप में किस उत्तक को जाना जाता है। कि जो ये चालन उत्तक है ये किस उत्तक का उपनाम है या किस उत्तक को जालन उत्तक के नाम से जाना जाता है। का पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा है विभज्योतक, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो चालन उत्तक के रूप में जाइलम को जाना जाता है। जाइलम पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है या जो भोज्य पदार्थ होता है उसे
शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और जो ये फ्लोएम है इसके द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ये जो चालन उत्तक है वो जाइलम का उपनाम होता है, और जाइलम का काम होता है कि जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज पदार्थ होते हैं उनको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम होता है जो पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ बनाया जाता है उस भोज्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का होता है? कि जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है उसको विभिन्न पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का होता है? पहला ऑप्शन है विभज्योतक ऊतक, दूसरा ऑप्शन है सरल स्थायी ऊतक, थर्ड ऑप्शन है फ्लोएम, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। की फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ को पादपों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। और जो जाइलम होता है उसका काम होता है कि जो जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है उसे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। अपना लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम उत्तक की आयु की गणना, सॉरी इसमें है कि पादपों में आयु की गणना का अध्ययन कहलाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, कि पौधों में आयु की गणना का अध्ययन कहलाता है। अपना क्वेश्चन है ये। इसमें पहला ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फाइकोलॉजी, लास्ट ऑप्शन है डेंड्रोनोलॉजी। तो जो पादपों में आयु का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेंड्रोनोलॉजी। कि डेंड्रोनोलॉजी के अंतर्गत पौधों की आयु का अध्ययन किया जाता है, और पौधों की आयु का अध्ययन जाइलम उत्तक की वर्षीय वलय के द्वारा होता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है।
सवालों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की बाह्य सुरक्षात्मक आवरण किस ऊतक के द्वारा बनाया जाता है। कि जो शरीर का जो बाह्य आवरण होता है, जैसे अपनी स्किन है, ये हमारे शरीर की बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पेशीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, तीसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक और लास्ट ऑप्शन है उपकला ऊतक। तो जो शरीर का बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है वो उपकला ऊतक के द्वारा बनता है। तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका कोशिकाएं, जिनमें ना पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और ना ही उनमें कोशिका विभाजन होता है, और इनकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अस्थियों व उपास्थियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य किस ऊतक द्वारा होता है। कि जो हमारे शरीर में अस्थि होती है और उपास्थियां होती है, उन्हें आपस में जोड़े रखने का कार्य किस ऊतक के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है रेखीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है अरेखीय ऊतक, थर्ड ऑप्शन है संयोजी ऊतक और लास्ट ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक। तो इसमें क्या आंसर होगा कि जो रेखीय ऊतक है या अरेखीय ऊतक है या संयोजी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है। तो शरीर की अस्थियों और उपास्थियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य संयोजी ऊतक के द्वारा होता है, और ये रेखीय ऊतक और अरेखीय ऊतक ये पेशीय ऊतक के पार्ट है। पेशीय ऊतक के पार्ट है। रेखीय ऊतक अरेखीय ऊतक और हृदय पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हृदय पेशियां जो केवल हृदय में पाई जाती है के प्रकार है। कि जो हृदय पेशियां है वो किस ऊतक का प्रकार है। का पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है सरल ऊतक, तीसरा ऑप्शन है उपकला ऊतक और लास्ट ऑप्शन है पेशीय ऊतक। कि जो हृदय पेशियां हैं जो केवल हृदय में पाई जाती है, जो निरंतर कार्य करती है बिना रुके, वो पेशियां किस ऊतक का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा पेशीय ऊतक। हृदय पेशियां हृदय की मायोकार्डियम झिल्ली में पाई जाती है। हृदय की मायोकार्डियम झिल्ली में पाई जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कि जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उनमें कि तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। इसका पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, सेकंड ऑप्शन है एक्सॉन, थर्ड ऑप्शन है डेंड्रॉन्स और इसका लास्ट ऑप्शन है नर्व सेल्स। कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो तंत्रिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की या तंत्रिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नवजात शिशु में एडिपोस टिश्यू होता है, कि जो नवजात शिशु में वसा एडिपोस टिश्यू के रूप में होती है वो किस प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है सफेद वशीय ऊतक,
सेकंड ऑप्शन है भूरावशीय ऊतक, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कि नवजात शिशु में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, वशीय ऊतक होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो नवजात शिशु में भूरावशीय ऊतक होते हैं, और जो ऊंट में होते हैं वो सफेद वशीय ऊतक होते हैं। ऊंट की कुबड़ में जो वशीय ऊतक होता है वो सफेद वशीय ऊतक होता है, और जो नवजात शिशु में होता है वो भूरावशीय ऊतक होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, कि जो ब्लड है वो क्या है, किस प्रकार का ऊतक है। इसका पहला ऑप्शन है पेशीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, थर्ड ऑप्शन है वशीय ऊतक, और लास्ट ऑप्शन है उपास्थीय ऊतक। तो जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर एक समान कार्य करती है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। आज के ये क्वेश्चन थे, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कल अपना टॉपिक रहेगा ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।